तो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझते हैं एक ऐसे जहाज के बारे में जिसके बारे में कहा जाता था कि यह एक अनसिंकेबल जहाज है, लेकिन वह डूब जाता है। तो बात है 15 अप्रैल 1912 की, जब उस समय का सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराने के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब जाता है, जिसमें अनुमानित तौर पर 2224 यात्रियों व चालक दल से 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह एक सुपरलाइनर या क्रूज जहाज का सबसे घातक पीक टाइम डूब रहा। अगर बात करें टाइटैनिक के आयाम व लेआउट की, तो टाइटैनिक 852 फीट 9 इंच लंबा व 92 फीट 6 इंच चौड़ा था। आरएमएस टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिसे व्हाइट स्टार लाइन द्वारा संचालित किया गया था, जिसे बेलफास्ट में हारलैंड व वोल्फ शिपयार्ड द्वारा बनाया गया था। जहाज के प्रथम श्रेणी के आवास को एक व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट और भव्य केबिन के साथ आराम और विलासिता के शिखर के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें हर प्रकार का ऐशो आराम था। 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक की स्थापना की गई। इसे बनाने में लगभग 26 महीने का समय लगा। टाइटैनिक को 31 मार्च 1911 को 1 लाख लोगों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। लगान नदी में जहाज के मार्ग को लुब्रिकेट करने के लिए 22 टन साबुन और लोगों को स्लिप वे पर फैलाया गया था। अगर हम टाइटैनिक के विद्युत संयंत्र की बात करें, तो टाइटैनिक का विद्युत संयंत्र उस समय के औसत शहर बिजली स्टेशन की तुलना में अधिक बिजली उत्पादन करने में सक्षम था। टरबाइन के ठीक पीछे 400 किलोवाट भाप से चलने वाले विद्युत जनरेटर थे, जिनका उपयोग जहाज को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता था। टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे, जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील अर्थात 43 किलोमीटर पर हावर की शीर्ष गति प्रदान करते थे। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3549 थी। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। आरएमएस की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के तुरंत बाद शुरू हुई, जब वह न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के पहले चरण में साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। कुछ घंटों बाद टाइटैनिक उत्तर पश्चिमी फ्रांस के चेरबर्ग हार्बर में 80 समुद्री मील की यात्रा करता है, जहां वह अपने यात्रियों को लेता है और उनकी अगली कॉल आयरलैंड में क्वींस टाउन थी, जहां वह 11 अप्रैल को दोपहर के करीब पहुंचा और अपने अधिक यात्रियों को लेकर चला गया। जब टाइटैनिक पश्चिम की ओर अटलांटिक पार चला गया, तब वह 892 चालक दल के सदस्यों और 1320 यात्रियों को ले जा रहा था। यह उसकी 2435 की पूर्ण यात्री क्षमता का केवल आधा था। जहाज की कमान 62 वर्षीय कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने संभाली थी, जो व्हाइट स्टार लाइन के कप्तानों में सबसे वरिष्ठ थे। उनके पास 4 दशकों की समुद्री यात्रा का अनुभव था और उन्होंने आरएमएस ओलंपिक के कप्तान के रूप में कार्य किया, जहां से उन्हें टाइटैनिक की कमान में स्थानांतरित कर दिया गया था। चलते चलते 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटरों को अन्य जहाज़ों से बहने वाली बर्फ की चेतावनी के 6 संदेश प्राप्त हुए, जिन्हें टाइटैनिक पर यात्रियों ने दोपहर के दौरान नोटिस करना शुरू कर दिया था। पहली चेतावनी 9 बजे, दूसरी 1:42 पर और तीसरी चेतावनी 1:45 पर जर्मन जहाज एसएस अमेरिका द्वारा, जो दक्षिण से थोड़ी दूरी पर था, उसने बताया कि उसने 2 बड़े हिमखंडों को पार किया है, लेकिन यह संदेश कभी कैप्टन स्मिथ व अन्य अधिकारियों तक नहीं पहुंचा। इसके बाद 2 चेतावनी और फिर उसके बाद 10:30 में छठी चेतावनी, जो अंतिम चेतावनी थी, कैलिफोर्नियाई जहाज जो कुछ मील दूर एक बर्फ के मैदान में रात के लिए रुका हुआ था, लेकिन फिलिप्स ने इसे काट दिया और वापस संकेत दिया, चुप रहो, मैं केप रेस में काम कर रहा हूं। हालांकि चालक दल को आसपास के क्षेत्र में बर्फ के बारे में पता था। उन्होंने जहाज की गति को कम नहीं किया और 22 समुद्री मील
41 किलोमीटर पर हावर पर भाप जारी रखा। जैसे ही टाइटैनिक आइसबर्ग की घातक टक्कर के करीब पहुंचा, तब ज्यादातर यात्री बिस्तर पर चले गए थे और पुल की कमान विलियम मर्डोक के पास चली गई। फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनॉल्ड ली डेक से 29 मीटर ऊपर कौवे के घोंसले में थे। हवा का तापमान जमने के करीब पहुंच गया और समुद्र पूरी तरह से शांत हो चुका था। उस आपदा में बचे लोगों में से एक कर्नल आर्चिबाल्ड ग्रेसी ने बाद में लिखा कि समुद्र कांच की तरह था, इतना चिकना कि तारे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते थे। अब यह ज्ञात हो गया कि इस तरह का असाधारण रूप से शांत पानी पास के पैक बर्फ का संकेत है। हालांकि हवा साफ थी, कोई चांद नहीं था और समुद्र इतना शांत था, पास के हिमखंडों की स्थिति को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं था। यदि समुद्र अधिक कठोर होता तो हिमखंडों से टकराने वाली लहरें उन्हें और अधिक दृश्यमान बनाती। 11:30 बजे फ्लीट और ली ने अपने आगे क्षितिज पर एक हल्की धुंध देखी, लेकिन कुछ नहीं बताया। कुछ विशेषज्ञ अब मानते हैं कि यह धुंध वास्तव में एक मृग तृष्णा थी, जो ठंडे पानी के गर्म हवा से मिलने के कारण हुई थी, रेगिस्तान में पानी की मृग तृष्णा के समान। 9 मिनट बाद 11:39 पर फ्लीट ने टाइटैनिक के रास्ते में एक आइसबर्ग देखा। उन्होंने 3 बार लुकआउट बेल बजाई और छठे अधिकारी जेम्स मूडी को सूचित करने के लिए पुल पर फोन किया, जिसके बाद रॉबर्ट हिचेन्स को जहाज का मार्ग बदलने का आदेश दिया। लेकिन भाप से चलने वाले स्टीयरिंग तंत्र को जहाज के टिलर को चालू करने में 30 सेकंड का समय लगता था और इंजनों को रिवर्स में स्थापित करने के जटिल कार्य को भी पूरा होने में कुछ समय लगता था। लेकिन दिशा में बदलाव के कारण जहाज ने हिमखंड को एक झटके से मारा। लगभग 7 सेकंड के लिए जहाज के स्टार बोर्ड की तरफ बर्फ के टुकड़े पानी के नीचे बिखरे मिले और आगे की डेक पर गिरे हुए मिले। टक्कर के लगभग 5 मिनट के बाद जहाज के सभी इंजनों को रोक दिया गया, जिससे जहाज का धनुष उत्तर की ओर धीरे धीरे लेब्राडोर करंट में दक्षिण की ओर बह रहा था। उसके बाद जहाज में तुरंत बाढ़ आना शुरू हो गई, जिसमें 7 सेकंड लंबे टन की अनुमानित दर से पानी आ रहा था। कैप्टन स्मिथ ने अपने केबिन में टक्कर महसूस करी और तुरंत पुल पर आ गए। टक्कर के 45 मिनट के भीतर कम से कम 13,500 टन पानी जहाज में प्रवेश कर गया था। टक्कर के बाद पहले घंटे के दौरान टाइटैनिक का डाउन एंगल काफी तेजी से 0 डिग्री से 4.5 डिग्री तक बदल गया। जिस दर से जहाज नीचे चला गया वह दूसरे घंटे के लिए बहुत धीमा हो गया। 15 अप्रैल 12:05 में कैप्टन स्मिथ जहाज की लाइफ बोट्स को खुला रखने का आदेश देते हैं। टक्कर के 40 मिनट के बाद 12:20 बजे तक लाइफ बोट को लोड करने का काम चल रहा था। लाइफ बोटों को हर तरह कुछ मिनटों में उतारा जाने लगा, लेकिन अधिकांश नावें बहुत कम भरी होती थी। 1:30 तक पानी में टाइटैनिक का नीचे का कोण बढ़ रहा था और टाइटैनिक की कड़ी हवा में ऊपर उठ रही थी। क्योंकि जहाज पानी में नीचे झुका हुआ था, करीब 1500 लोगों का समूह अभी भी जहाज में सवार था, किसी मधुमक्खियों के झुंड की तरह चिपका हुआ था। 1 और मिनट बाद जहाज की रोशनी एक बार टिमटिमा गई और फिर टाइटैनिक को अंधेरे में डुबाते हुए स्थायी रूप से बाहर चली गई। 2:20 करीब 2 घंटे 40 मिनट पर जहाज दृश्य से गायब हो गया और समुद्र में समा गया। डूबने के तुरंत बाद जहाज के मलबे से घिरे बर्फीले समुद्र में सैकड़ों यात्री और चालक दल के लोग मारे गए। -2 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ पानी घातक रूप से ठंडा था। दूसरे अधिकारी लाई लोटर ने समुद्र में प्रवेश करते ही हजारों चाकू को अपने शरीर में धकेलने की भावना का वर्णन किया। ठंडे पानी में अचानक डूबने से आमतौर पर 15 से 20 मिनट के भीतर पानी में मौजूद लगभग सभी लोगों की हृदय गति रुकने से या जमने वाले पानी की अन्य शारीरिक प्रतिक्रियाओं से मृत्यु हो गई और कुछ ही बच पाए। टाइटैनिक के बचे लोगों को 15 अप्रैल को आरएमएस कार्पेथिया द्वारा लगभग 4 बजे बचाया गया,
जो रात में तेज गति और काफ़ी जोखिम था। टाइटैनिक का डूबना एक सांस्कृतिक घटना बन गया, जिसे डूबने के तुरंत बाद से लेकर आज तक कलाकारों, फिल्म निर्माताओं, लेखकों, संगीतकारों द्वारा याद किया जाता है। अगर बात करें मलबे की, तो मलबे का लगातार क्षय हो रहा है। अनुमानित 0.5 टन धातु प्रतिदिन ऑक्साइड में बदल जाती है। अंततः टाइटैनिक की संरचना ढह जाएगी और वह समुद्र तल पर जंग के एक पैच में सिमट जाएगा। तो यह थी एक अनसिंकेबल जहाज के डूबने की कहानी।